अस्सलाम वालेकुम। आज की इस स्पेशल वीडियो के अंदर हमारे साथ एक गेस्ट आए हैं। इनका 10 इयर्स का एक्सपीरियंस है आईटी सेक्टर्स के अंदर, स्पेशली सेल्स का, और पिछले 10 साल में इन्होंने क्या किया है, क्या अचीव किया है। आइए पहले इन्हीं की ज़ुबानी सुन लेते हैं। तो अवैस साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया। देखिए, मुझे तकरीबन 10 साल हो गए आईटी सेक्टर में। मैं तकरीबन 10 साल से काम कर रहा हूँ। 10 साल से काम कर रहा हूँ और मैंने अप्रोक्स 1000 कस्टमर्स को मैंने सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंट करवाया है। ये मैं ग्लोबली बता रहा हूँ आपको। कुछ कस्टमर्स पाकिस्तान में भी मैंने किए हैं, कुछ मैंने पाकिस्तान से बाहर यूएई के लिए भी किए हैं, कुछ कस्टमर मैंने ऑस्ट्रेलिया अमेरिका के लिए भी किए हैं। तो मल्टीपल लोगों के साथ काम किया है। मल्टीपल लोगों के साथ रिक्वायरमेंट समझने के बाद उनको सलूशन प्रोवाइड किया है। तो ये मेरी अचीवमेंट है। मुझे लगता है कि मैंने अलग अलग तरह के लोगों को अलग अलग तरह के सलूशन मैंने प्रोवाइड किए। जो लोकल इंडस्ट्री है उनको हम देखते हैं नॉर्मली आसानी से हम सलूशन दे सकते हैं, और जो हमारी बाहर की इंडस्ट्री है उनमें मुझे लगता है कि कंपटीशन ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर अभी भी इतना कंपटीशन नहीं है। और मैं एक ऐसी कंपनी के साथ काम करता हूँ अब फ़िलहाल, जो पाकिस्तान में कोई 30-35 साल से काम कर रही है। वन ऑफ द ओल्डेस्ट कंपनी इन द पाकिस्तान, जो अभी सिस्टम यहाँ पर प्रोवाइड कर रही है, सोल्यूशन यहाँ प्रोवाइड कर रही है, लोकली भी और इंटरनेशनली भी। मैं उनके साथ मुंसलिक हूँ और अच्छा वक्त गुजर रहा है, अभी भी उनके साथ मुंसलिक हूँ। तो ये मैंने अचीव किया है। आईटी सेक्टर में आपने इंटर किया और माशाल्लाह से इतना कुछ अचीव किया। आपकी अर्ली लाइफ कैसी थी? स्कूल से निकलने के बाद, मतलब स्कूलिंग कहाँ से हुई, कॉलेज में कहाँ गए, कौन सी डिग्री हासिल की, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे हासिल की, इसके हवाले से थोड़ा सा बताएं। आफ्टर मैट्रिक आपकी लाइफ किस किस्म की दिखती थी? आफ्टर मैट्रिक देखें, वो भी आपने सुना ही होगा, सोहबत का असर बहुत होता है। बिल्कुल। तो मेरे जो वालिदैन थे उन्होंने मुझे बहुत अच्छी सोहबत देना चाहिए शुरू से। देखते हैं फैमिली में कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, कुछ वैसे भी लोग होते हैं। अच्छे लोगों के साथ मैं ज़्यादा अटैच था, कुछ मेरे वालिदैन उनके साथ मुझे अटैच रखते थे, तो उनसे मैं सीखता था। कुछ मेरे टीचर्स मुझे अच्छे मिले, शुक्र है अल्लाह का कि मुझे बहुत अच्छे लोग मिले। उन्होंने मुझे गाइड किया कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मुझसे भी पूछा कि आप क्या करना चाहते हैं। जैसे मैंने बताया कि मैं जज कर लिया था, मुझे लोगों ने समझा दिया था कि आप सेल्स का काम अच्छा कर सकते हो। तो वहाँ से मैंने सेल्स का काम मैंने मैट्रिक किया। गवर्नमेंट कॉलेज स्कूल से मैंने मैट्रिक किया, फिर गवर्नमेंट कॉलेज से मैंने इंटर किया। इंटर के बाद फिर मैंने अपना बीकॉम किया, ग्रेजुएशन मैंने अपनी कंप्लीट की। और ये सारा मैंने कराची के गवर्नमेंट सेक्टर से मैंने ये सारी डिग्रीज़ अपनी हासिल करी। और इसमें मुझे सबसे ज़्यादा जो मुझे लगता है कि मेरे जो टीचर्स हैं उन्होंने मुझे बहुत अच्छा गाइड किया। उस टाइम पे आपकी बीकॉम तक की एजुकेशन में आपको क्या लगता है कितना खर्चा हुआ होगा गवर्नमेंट में? गवर्नमेंट में उस टाइम पर इतना कोई ख़र्चा नहीं था। मैं आपसे बात कर रहा हूँ आज से कोई 10 से 12 साल पहले की। मुश्किल से अगर बीकॉम का कोई ख़र्चा हुआ होगा तो 15-20 हज़ार ख़र्चा हुआ होगा मेरा, और इससे ज़्यादा ख़र्चा नहीं होगा उस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ। और आप, यही ख़र्चा था। लेकिन वो 10-15 हज़ार जो मैंने ख़र्च किए हैं, वो आज मुझे पता है उनकी क्या वर्थ है। उनकी जो वर्थ है वो आज मिलियंस ऑफ डॉलर्स में उनकी वर्थ है, क्योंकि आपने सिर्फ वो पैसे वहाँ खर्च नहीं किए, आपने पैसों से हासिल क्या किया, आपने ये भी देखना है। अगर आज कोई, मुझे लगता है आज कोई टॉप यूनिवर्सिटी से यहाँ से कोई एजुकेशन हासिल करके जा रहा है, कोई 10 लाख का बीबीए कर रहा है, कोई 15 लाख का एमबीए कर रहा है, तो उसकी आने वाले वक्तों में, जैसे 10 साल बाद अब मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं समझता हूँ कि मैंने ये कुछ अचीव किया। मुझे उम्मीद है जो अच्छे लोग हैं, जो अच्छा पैसे ज़ाया नहीं कर रहे, वाकई एजुकेशन हासिल कर रहे हैं और कुछ मोटिव है उनके पास कि लाइफ में क्या करना है, तो वो ये 10-15 लाख की जगह ये 10-15 लाख डॉलर्स वो आने वाले वक्तों में कमा रहे होंगे इससे, इंशाल्लाह। अच्छा, यानी अब तो देखें, आपने तो सिर्फ बीकॉम किया, या उस टाइम के हिसाब से तो बैचलर्स था। आपकी नज़दीक अगर आप ये बैचलर्स डिग्री ना करते, आपकी ज़िंदगी पे क्या इसका इम्पेक्ट आ जाता? बहुत से लोग जैसे सोचते हैं, या अभी भी सोचते होंगे कि मैट्रिक कर लिया, इंटर कर लिया, अब उसके बाद डायरेक्ट आप जॉब पे चले जाते हैं या ऑनलाइन अर्निंग की तरफ चले जाते हैं। अभी बहुत सी ऐसी फील्ड्स हैं, शॉर्ट कोर्सेज करके चले जाते हैं। तो भाई, डिग्री करने का आपको क्या लगता है, आपकी ज़िंदगी पे क्या फ़र्क पड़ गया? डिग्री करने का देखें, सबसे पहले तो आपको एक सोहबत अच्छी मिल जाती है ना। आप जाते हो किसी इंस्टीट्यूट जाते हो, वहाँ पर आप जैसे ही लोग होते हैं वहाँ पर कुछ ना कुछ मोटिव लेकर आए हुए होते हैं। जैसे मैंने सोच के रखा हुआ था कि मुझे अच्छा बिजनेस कम्युनिकेशन मुझे अच्छी हासिल करनी है मुझे, तो मैं ज़्यादातर उन लोगों के साथ वक्त गुजारता था जिनकी कम्युनिकेशन अच्छी थी। तो इसका आपको एक ये भी बेनिफिट होता है कि अगर आप गली मोहल्ले में अपना टाइम ज़ाया करते हैं, तो अगर आपकी गली मोहल्ले वाले आपको वैसे ही मिल जाते हैं जो कि इसकी बुराई उसकी बुराई करने में ही आपका वक्त बर्बाद करते हैं, अपना भी वक्त बर्बाद करते हैं, तो आपने कुछ नहीं खोया। और एक
अगर आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आ गए, आने के बाद आपको फिर ये रियलाइज़ होता है कि हाँ, मैंने अच्छा फ़ैसला किया। और मुझे ये लगता है कि मैंने अच्छा फ़ैसला ये किया कि मुझे एक बहुत अच्छी वहाँ पर सोहबत मिली। सोहबत के बाद मुझे बहुत अच्छे टीचर्स मिले, मुझे वहाँ से मेंटोर मिले, अलग मेंटोर मिले, उन्होंने मुझे गाइड किया कि आपने क्या करना है। अब शख्सियत को देखते हुए भी इंसान समझ रहा होता है, सामने अगर आपको समझाने वाला अच्छा मिल जाए तो 4 चाँद लग जाते हैं आपकी ज़िंदगी में। कुछ ऐसा ही हुआ कि समझाने वाले अच्छे मिल गए, जिसके बाद फिर मैं आज कुछ ना कुछ हासिल करके यहाँ पर बैठा हूँ। जो वक्त को सिर्फ बर्बाद नहीं किया, कुछ सीख लिया। सीखने के बाद अब आपने अपना रोल भी प्ले करना है ना। ये सीखने के बाद ऐसा नहीं है आपने अपने अंदर ही जज्ब कर लिया। अब आपने लोगों को कम्युनिकेट करना है कि अगर आप ये कर सकते हो तो दूसरा भी कर सकता है। आप जिस तरह आप किसी न किसी को आइडियल बना रहे होते हो अपनी लाइफ में, अगर मैं अच्छा किसी न किसी को मैं देख रहा हूँ कि ये अच्छा सेल्स कर सकता है और मैंने इसको अपना आइडियल बना लिया, इसी तरह कोई ना कोई आपको अपना आइडियल बनाकर बैठा होता है। तो आपको मैं समझता हूँ आपने जो किया, जो हासिल किया, अब आपको वो रिटर्न करने का वक्त आ गया है। अगर कोई आपको अपना आइडियल करके बैठ गया, समझ कर बैठ गया, तो अब आपने अपनी शख्सियत ऐसी रखनी है कि सामने वाला कुछ सीखे। सीखने के बाद आपको कम से कम दुआएं तो दे मुस्तकबिल कि इस बंदे ने ये अचीव किया और मैं अगर इस ये $100 मिसाल के तौर पर कमाता है 1 घंटे के, तो मैं कम से कम $50 तो मैं कमाऊँ। सही। अच्छा, बीकॉम क्या करने के बाद से आपने तब से अपना प्रोफेशनली सेल्स का आगाज़ किया, या सेल्स का आगाज़ आपने इससे पहले ही कर चुके थे? काम करना कहाँ से आगाज़ किया और किस उम्र में जाके आपने काम करना शुरू किया, इसके हवाले से बताएं। देखिए, मैं जब था कोई 14-15 साल का, मेरे वालिद का रेस्टोरेंट था, तो मैं अपने वालिद के साथ बैठता था जाकर। नोट गिनने के काम पे मैं बैठता था, उस वक्त क्या कर सकता था, नोट गिनने के काम पर बैठता था। तो वहाँ से फिर मैंने देखा कि मेरे वालिदैन बहुत मेहनत करते हैं, वालिद स्पेशली मेरे बहुत मेहनत करते हैं। मैं काम खुद भी काम करते हैं, कुछ लोग साथ हैं वो भी काम करते हैं। मैंने कहा कि मैं कुछ ऐसा करूँ कि मुझे एटलीस्ट ये काम ना करना पड़े। मैं काम को बुरा नहीं कहता, कोई भी काम बुरा नहीं होता, इस तरीके का मैं काम को बुरा नहीं, लेकिन मुझे वो काम करना नहीं था। मुझे पता नहीं क्यों लगता था वहाँ पर लोगों को रिस्पेक्ट नहीं मिलती। अगर मेरे वालिद भी खुद भी अगर आते हैं वहाँ पर और कोई इस तरीके से उनको कह दे कि जल्दी से मुझे भाई सालन मुझे पेश कर दो या जल्दी कर दो, मुझे लगता था कि इनकी इंसल्ट हो रही है। एक बंदा 50 साल का तजुर्बा लेकर बैठा हुआ है और वहाँ पर बैठा हुआ और अपना अपना बिजनेस रन कर रहा है, उसको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही। मुझे लगता था कि सबसे पहले कि बंदे को रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। और जो मेरी फील्ड मैंने जो चूज़ की, उसमें मैंने देखा कि यहाँ पर रिस्पेक्ट मिलना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर आपके एक ख़ास मकाम पर पहुँच जाते हैं फिर आपको रिस्पेक्ट मिलना शुरू। अगर आप देखें, अगर आपको कुछ सेल्स करने वाले लोग हैं, जैसे आप देखते हैं टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज वाले हैं, वो कोई सिम कार्ड बेच रहे हैं तो वो गली के कोने पर खड़े होकर सिम कार्ड्स वगैरह बेच रहे होते हैं। उनको लोग इतनी वैल्यू नहीं कर रहे होते क्योंकि वो शायद खुद आकर लोगों को दे रहे होते हैं सोल्यूशन। एक कस्टमर आपके पास खुद आता है अपनी रिक्वायरमेंट लेकर, या आपको इनवाइट करता है कि आप सर मुझसे मीटिंग करें, उसकी बात ही अलग है और रिस्पेक्ट आपको अलग ही तरीके से मिल रहा है। तो ये रिस्पेक्ट भी चाहिए ज़रूर इंसान को। अच्छा, तो इज़्ज़त के हवाले से आपने ये फैसला किया कि इज्जत के हवाले से मैंने ये फैसला किया कि मुझे वाइट कॉलर जॉब करनी? वाइट कॉलर जॉब करनी है। इसमें इज्जत कोई ख़ास नहीं, या तो इसमें इज्जत जब मिले कि मैं कोई 10-20 फ्रेंचाइज लेकर बैठ जाऊँ, मैं इसको इस शक्ल में दे दूँ, इस बिज़नेस को इस शक्ल में दे दूँ कि मैं एक दफ्तर में जाके बैठ जाऊँ और बाकी यहाँ सारे मुलाजिम रखे हों। लेकिन उस वक्त मेरा दिमाग ऐसा नहीं था कि मैं ये सोचता हूँ। उस वक्त मैंने सोचा कि उस वक्त मेरे दिमाग में था कि मैं शायद जॉब कर लूँ जहाँ मुझे इज़्ज़त मिल जाए। मैं जॉब की तरफ आया, जॉब में मैंने सेल्स चूज़ किया। सेल्स चूज़ करने के बाद मैं कोई 15-16 साल की उम्र से मैं सेल्स के फील्ड में हूँ। पहली जॉब आपने क्या की थी? मतलब ऐसा तो नहीं है ना, मैंने आज सोचा कि मैं सेल्स मैनेजर बन जाऊं या मैं सेल्स में एक्सपर्ट बन जाऊं और कल से मैं बन गया। मैं कहीं इनिशियली छोटे लेवल से स्टार्ट तो करूंगा। आपने कहाँ से स्टार्ट किया? बिल्कुल ऐसे ही, अगर आज मैं सेल्स मैनेजर बन के बैठा हूँ, कोई टीम लीडर बन के बैठा हूँ, तो इसके पीछे एक जर्नी है। मेरे पास एक एक्सपीरियंस है, मैंने इतने साल काम किया, अपनी ज़िंदगी का इतना मैंने वक्त इस प्रोफेशन को दिया। तो ये सारा मैंने मल्टीपल जगहों पर मैंने काम किया। जैसे मैंने किसी मॉल में काम किया, मैंने किसी रिटेल आउटलेट पे काम किया, 1 साल मैंने किसी गारमेंट्स के आउटलेट पर काम किया, वहाँ से कुछ एक्सपीरियंस मिला। फिर 2 साल मैंने किसी हार्डवेयर इक्विपमेंट पर काम किया, हार्डवेयर इक्विपमेंट लाइक कैमरास वगैरह, इन तमाम चीज़ों में काम किया, इनको सेल करना और इनकी सर्विस देना, इन चीज़ों में काम किया। उसके बाद फिर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में आया। तो हर प्रोफेशनल को मैंने तकरीबन साल 2 साल का वक्फा अरसा मैंने दिया। उसके बाद फिर जब से मैं फिर इस सेक्टर में आया, आईटी सेक्टर में, स्पेशली सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, तो अब मैं यहाँ पर आकर रुक गया हूँ। मुझे लगता है कि मुझे जो करना था वो मुझे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में ही आना था मुझे।
अब मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि अब आगे मुझे अगर कुछ सेल करना है तो मुझे सॉफ्टवेयर ही प्रोवाइड करना है लोगों को। सिर्फ सेल करना नहीं, लोगों को सोल्यूशन भी प्रोवाइड करना है, कि ये भी मोटिव है कि हाँ लोगों को सोल्यूशन। आप पिछले ज़माने में देखें, लोग खाते लिखते थे, अपने डायरीज़ में लिखते थे और उसके बाद चले जाते थे, तो पीछे किसी को कुछ नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो इस तरीके के लोगों पर मैंने बहुत एफ़र्ट की, बहुत मेहनत की कि मैं लोगों को इस चीज़ से बाहर निकालूँ। आप देखते हैं हमारे यहाँ तो फिर भी आज ये रिवाज हुआ है कि हम चीज़ों को सिस्टमेटिक कर रहे हैं। पिछले अगर आप 10 साल पीछे, 15 साल पीछे चले जाएँ, जो और मुल्क हैं, जो तरक्की याफ़्ता मुल्क हैं, उन्होंने तो ये बहुत पहले ही कर लिया था। आप ये देखें तो उन्होंने बहुत पहले ही कर लिया था। तो मैं चाहता हूँ कि अगर मैं कुछ ना कुछ कर सकता हूँ अपने मुल्क के लिए, तो मैं इस तरीके से अपना कुछ ना कुछ हिस्सा डालता हूँ उसमें, कि मैं लोगों को इस तरफ लेकर आता हूँ, इस चीज़ के लिए एजुकेट भी करता हूँ कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है आपके लिए, आपकी लाइफ में इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। एक मामूली से बिज़नेस को डिजिटलाइज़ करने की आप इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। और आजकल आपको पता है जो ज़माना है सारा टेक्नोलॉजी का ज़माना है। अब आज कोई भी ऐसा नहीं है कि अगर आज आपने एक नया बिज़नेस शुरू किया या एक नया कोई काम शुरू किया और आप उसके ब्रोशर छपवाएंगे और वो जुम्मे के बाद मस्जिद में नमाज के बाद आप उसको बंटवाना शुरू करेंगे। अब आज वो ज़माना नहीं है, ज़माना बदल गया है। अब लोग डिजिटलाइज हो गए, अब लोग फ़ोन में देखते हैं कि क्या चल रहा है, या बहुत ज़्यादा अपने टीवी में कमर्शियल्स देख रहे हैं। तो आपको वक्त के साथ साथ चीज़ों को चेंज करना होता है। हमने भी चेंज किया। अब पहले अगर मार्केटिंग होती थी, वो ब्रशर डोर टू डोर एक्टिविटीज़ होती हैं, आज भी होती हैं कहीं वो एक्टिविटीज़, लेकिन अब वो ज़्यादातर जो एक्टिविटीज़ हो गई वो सारी आपके फ़ोन में आ गई हैं, सारी आप वो डिजिटलाइज हो गई हैं। तो मैं इसमें ये अपना किरदार अदा करता हूँ कि मैं लोगों को डिजिटलाइज भी करने का बहुत मोटिवेट भी करता हूँ, उनको एजुकेट भी करता हूँ कि आप डिजिटलाइज हो जाएँ, इसके बेनिफिट्स भी बता रहा होता हूँ, और उनको कहीं ना कहीं इनकी ज़िंदगी में ये इम्पैक्ट करता है। अगर एक बिज़नेस सिर्फ पेपर पेन पर चल रहा था, अगर आज वो बिज़नेस पेपर पेन के अलावा अगर वो सिस्टम में आ गया, सिस्टम में आने के बाद उसने कहा कि हमने बहुत सुकून, पीस ऑफ माइंड है कि अब मुझे लिखना नहीं पड़ता, मैंने एक बंदा हायर कर लिया, वो सिर्फ लिख के मुझे दे देता है। अब उसके पास इतना टाइम है कि वो कुछ और सोच सकता है। अब वो ये सोचता है कि मैं एक आउटलेट की जगह अपनी 10 आउटलेट और बना लूँ, मुझे टाइम मिल गया। इस तरीके से भी लोगों को ग्रो करने में मदद कर रहे होते हैं लोग। आज अगर देखा जाए, अगर आज कोई सेल्स के अंदर एंटर करना चाहता है तो उसके अंदर क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? आपको लगता है कि क्या खूबियाँ उसके अंदर होनी चाहिए कि वो अच्छा सेल्समैन बन सकता है, वो अच्छे पैसे कमा सकता है और करियर में जल्दी ग्रो कर सकता है, आपकी नज़र में, आपके एक्सपीरियंस को मद्देनज़र रखते हुए? देखिए, सेल्स की फील्ड ऐसी है कि आपको पता है कि अगर एक छोटी से छोटी ऑर्गेनाइजेशन भी होती है, अकाउंटेंट उसके पास एक होता है, लेकिन सेल्स के जो बंदे हैं वो 8, 6, 4, 10 मल्टीपल वैकेंसीज सेल्स के पास अपॉर्चुनिटी तो बहुत है हर सेक्टर में, हर ऑर्गेनाइजेशन में सेल्स के पास अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। और सेल्स में लोग ज़्यादा आते भी हैं, और मैंने देखा फेलियर भी बहुत ज़्यादा लोगों को मिलता है। वो फेलियर इसलिए मिलता है, एक अच्छा सेल्स करने के लिए मैं समझता हूँ तकरीबन 4 क्वालिटीज़ तो लाजमी सेल्स करने वाले के पास होनी चाहिए। सबसे पहली, और जो उसके पास क्वालिटी होनी चाहिए, वो एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। अगर आप इतने पढ़े लिखे ना भी हो तो, लेकिन आपका एटीट्यूड ऐसा हो, पॉजिटिव एटीट्यूड हो कि सामने वाला आपसे बात करना चाहे। सबसे पहले बंदा सेल्स जो भी कर रहा होता है, या मैं आपको कुछ सेल कर रहा हूँ, तो सबसे पहले मैं कंपनी बाद में देखता हूँ, मैं सामने वाले को देखता हूँ कि यार इसका एटीट्यूड क्या है मेरे पास, ये आगे किस तरह ये कितना डिसिप्लिन है, कितना अपनी प्रोडक्ट को अच्छे से पिच कर सकता है, कितना अपने आप को डिस्क्राइब कर सकता है। उसके बाद ही बात तो अच्छे, सबसे पहली जो क्वालिटी होनी चाहिए वो होनी चाहिए पॉजिटिव एटीट्यूड। सेकंड, आपके पास कम्युनिकेशन स्किल। थर्ड, आपके पास प्रोडक्ट नॉलेज। और फोर्थ, आपके पास टारगेट ऑडियंस, आपको अपनी मार्केट का पता हो। आपको पता होना चाहिए कि अगर आप ये पिज़्ज़ा बेच रहे हो तो आप ये किस एरिया में बेच रहे हो। अगर आप ये पिज़्ज़ा कब्रिस्तान के बाहर जाके बेचोगे, ऑब्वियसली इतना नहीं बिकेगा। और यही आप पिज़्ज़ा एक मार्केट में आके बेच रहे हो, आप किसी फूड स्ट्रीट में बेच रहे हो, तो आपको पता है कि वो यहाँ पर उसकी वर्थ क्या है। तो ये 4 क्वालिटीज़ आपके पास लाजमी होने चाहिए। एजुकेशनल बैकग्राउंड भी आपका बहुत मैटर करता है, वो भी होना ज़रूरी है, लेकिन एटलीस्ट ये 4 चीज़ें आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, तो आप इस फील्ड पे आएँ। और बाकी आपके पास मेंटोर भी होना बहुत ज़रूरी है, जो आपको गाइड कर रहा हो कि आप किस हद तक बेहतर। और वक्त के साथ साथ आपको इम्प्रूव करना होता है, अपनी स्किल्स बढ़ानी होती हैं। पहले आप अगर सेल्स करते थे तो आप मेरे ख्याल में ख़ुद जाकर इस चीज़ सेल करते थे। अब आप इस चीज़ पर आ गए हो कि ऑनलाइन आप चीज़ों को लेकर आ गए हो, अब कस्टमर आपके पास आ रहा है। तो कस्टमर आपके पास जो आ रहा है उसके लिए भी आपको कुछ ना कुछ करना पड़ रहा है।
ये भी सारी स्किल्स है, वक्त के साथ साथ आपको अपनी स्किल्स बढ़ानी है। आज हमें जिस जगह खड़े हैं, आज हम मेटा के दुनिया में है, यहाँ पर आपको पता है कि चीज़ें आपको मेटा के जरिए कैसे बेचनी है। अब आने वाले वक्त में हो सकता है कुछ और ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी आ जाए, आपको किस तरीके की चीज़ों को बेचना है उस तरीके से आपको देखना पड़ेगा। अच्छा, पॉजिटिव एटीट्यूड के आप हवाले से आपने बात की कि बंदे का सबसे पहले तो पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। ये किस तरीके से डेवलप होता है और ये कौन सी बला का नाम है? मतलब मैं इंतहाई पॉजिटिव हूँ लेकिन मेरी कश्ती में आग लगती जा रही है, या मैं तो अपनी एंड से पूरी कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मेरे पास ही क्लाइंट कन्वर्ट नहीं हो पा रहा। तो ऐसी कौन सी कॉमन गलतियाँ हैं जो मैं कर रहा हूँ, और पॉजिटिव एटीट्यूड से मुराद क्या है, किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करते हैं सेल्स के अंदर? इस हवाले से ज़रा बताएं। देखिए, पॉजिटिव एटीट्यूड से मुराद ये है कि सेल्स में अगर आप ये समझते हैं आप 10 क्लाइंट से मिले तो वो 10 कन्वर्ट हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। आपको 9 रिजेक्शंस मिलती हैं शुरुआत में और एक आपके पास कन्वर्जन होती है, एक आपकी। तो मैं इस हिसाब से आपसे कह रहा हूँ कि आपको पॉजिटिव रहना है। अगर आपके पास शुरू में 9 रिजेक्शन आई तो आपने डीमोटिवेट ना होना है कि बस यार मुझसे तो ये हो ही नहीं सकता, मुझसे ये हो ही नहीं सकता ये। अगर आपके पास 9 रिजेक्शंस आ गई हैं तो इट मीन्स आपके पास एक एरिया खुल गया कि अब आप अपनी चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हो। आप सबसे पहले देखो कि आप रिजेक्ट क्यों हो रहे हो। आप अपनी वजह से रिजेक्ट हो रहे हो, आप अपनी कंपनी की वजह से रिजेक्ट हो रहे हो, या अपनी प्रोडक्ट की वजह से रिजेक्ट हो रहे हो, या आप सही कस्टमर को टारगेट नहीं कर रहे हो, आप किस वजह से रिजेक्ट हो रहे हो, आपको ये भी देखना है। तो सबसे पहले तो आपको सबसे पहले ये है कि आपको रिजेक्शन पर स्माइल देनी है। आपको रिजेक्शन पर आपने कभी भी अग्रेसिव नहीं होना है, आपने गुस्सा नहीं करना है, आपने कस्टमर को, सामने वाले को ऐसा ऐसा ट्रीट नहीं करना है, ऐसा बिहेव नहीं करना है आपको कि सामने वाले को लगे कि अगर मैंने इसको रिजेक्ट कर दिया तो बड़ा नाराज़ हो गया है, गमज़दा हो गया है। ठीक है, रिजेक्शन हो गई, कोई मसला नहीं। अब आप जाओ, अब वापस आप तैयार होके आओ कि रिजेक्शन की वजह आपको पता होनी चाहिए। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है रिजेक्शन की वजह आपका ख़ुद का एक तो एटीट्यूड होता है और दूसरा आपकी अपीयरेंस भी होती है, वो भी बहुत मायने रखती है। अगर आप एक आईटी सेक्टर में हो, अगर आप अपना हुलिया ऐसा रखे हो, आप बहुत बुरे तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो, आप प्रोडक्ट बहुत अच्छी लेकर आ रहे हो आप, लेकिन अपने आप को आप प्रेजेंट नहीं कर पा रहे, उसके बाद आप रिजेक्ट हो जाते हो, फिर वही बात, आप डीमोटिवेट हो जाते हो। अपीयरेंस से अच्छा क्या मुराद है? अपीयरेंस किस तरीके से आप डिफाइन करते हैं कि ये अच्छी अपीयरेंस है या ऐसा दिखना चाहिए? अपीयरेंस से मुराद ये है कि अपीयरेंस आपके पास मल्टीपल प्रोडक्ट से रिलेटेड अपीयरेंस भी आपकी मल्टीपल होती है। जैसे कि अगर मैं हूँ एक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, मुझे नहीं लगता कि वहाँ पर मैं एक सूट बूट पहन कर मैं बैठूँ और वहाँ पर मैं कस्टमर को डील करूँ, और वहाँ पर मेरे पास कस्टमर ऐसा आ रहा हो जिसको सिर्फ अपने घर की रिनोवेशन करानी हो, उसको सिर्फ अपने घर का दरवाज़ा लगवाना हो। वहाँ पर एक सादा सा बंदा भी वहाँ पर चल जाता है। आप डिपेंड करता है कि आप क्या चीज़ मार्केट कर रहे हो। अगर आप एक रिटेल आउटलेट में आप बैठे हो, अगर आप वहाँ पर मिसाल के तौर पर पैंट कोट की आउटलेट पर आप बैठे हो, आप अगर अच्छा ड्रेस कोड पहने होगे तो वो सामने वाले को ये डिस्क्राइब करता है कि अच्छा आपके पास ये चीज़ है, आप ये चीज़ पहन के अगर लेते, और ये चीज़ पहनने के बाद भी आपको लगता है कि इस चीज़ की वैल्यू सामने वाले को पता चलती है कि आप बड़ा अच्छा होके बैठे हो, उसका मतलब है यार मैं भी ये पहनूँ, शायद मैं भी मेरी पर्सनैलिटी में भी कुछ चेंज आ जाए। तो ये मेरे हिसाब से, मेरे ख़्याल से आपको जो ख़ुद को प्रेजेंट करना है वो आपको इंडस्ट्री वाइज प्रेजेंट करना होता है। आपको अगर आप एक टी शर्ट बेच रहे हो, टी शर्ट बेचने के लिए अगर आप पैंट कोट पहनकर बैठे हो, आई डोंट थिंक सो कि वो वर्क करेगा। आप एक दुकान लेकर बैठे हो, या एक आप ठिया लेके बैठे हो, या आप अपनी गाड़ी पे रख के आपने कोई कार्ड लगाया हो, उसमें आपको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ये वेरी करता है नेचर पे कि आपकी क्या प्रोडक्ट है, उस हिसाब से फिर आपको ये डील करना है। इसके लिए आजकल तो आपको पता है कि क्लासेस हो रही हैं अलग से, लोग आपको गाइड कर रहे हैं कि भाई आपको अपने हिसाब से कैसा ड्रेसअप होना चाहिए, आपका सेक्टर क्या है, आप किस प्रोफेशन को आपने चूज़ किया है, इस प्रोफेशन के हिसाब से आपके पास पावर ड्रेस होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। पावर ड्रेस में आपकी शख्सियत के हिसाब से, या आपके नेचर के हिसाब से, या आपके कलर के हिसाब से, या आपकी हाइट के हिसाब से आप कैसा ड्रेस आपको लेना चाहिए, उसके साथ कैसा आपको कलर कॉम्बिनेशन रखना चाहिए। ये सब जी, तो आजकल क्लासेस सीखते हैं, मतलब इसको सीखने के लिए क्या हमारी स्टेप्स होने चाहिए इस किस्म की चीज़ें सीखने के लिए? इस किस्म की सीखने के लिए चीज़ें आजकल तो इंस्टीट्यूट खुल गए हैं, आपको लोग गाइड कर रहे हैं इस चीज़ के हवाले मतलब से। मैं पैसे खर्च करके कपड़े पहनना सीखूं पहले कि किस किस्म के कपड़े मुझे पहनने चाहिए? हाँ, ये लेकिन आप जब सीखो, जब आपको पता हो कि इन कपड़े सीखने की, ये सब समझने की वर्थ क्या है। अगर आप एक अच्छे बिजनेसमैन हो गए, अच्छा काम करना चाहते हो, अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हो,
अगर आप चाहते हो कि हाँ वाकई लोग आपसे अट्रैक्ट हो, इस वजह से अट्रैक्ट हो, ये भी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंस करती है। आप खुद इस चीज़ को देखें कि अगर आप एक अच्छे मैनेजर हैं, आप अपना ड्रेसअप अच्छा ना रखें और आप लोगों को ये मोटिवेट करें कि भाई आपको कल से अच्छा ड्रेसअप होना चाहिए, कैसे बंदा हुआ जब तक आप खुद अच्छे नहीं होगे। खुद अच्छे हो सकता है आपका आपकी चॉइस इतनी अच्छी ना हो या आपको कलर कॉम्बिनेशन का पता ना हो सकता है आपके घर वाले, आपकी वाइफ, आपकी मदर आपको ट्रीट कर रही हो, गाइड कर रही हो, आपको बताया कि आपको ऐसा नहीं ऐसा बनना चाहिए, आप उस रास्ते पे चल पड़ो। लेकिन प्रोफेशनलिज्म में वो काम नहीं करता। आप वाइट सूट पहने उसके साथ आपको रेड टाई लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए, इसके लिए तो आजकल लोग बैठे हैं यहाँ पर, तो ऑर्गेनाइजेशंस बैठी हैं वो जो आपको गाइड कर रही हैं कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और इसकी एक वर्थ है, अगर आप खर्च करके ये चीज़ समझ रहे हो, हर चीज़ की एक वर्थ है, लेकिन अब आप डिपेंड करता है कि आप उसको किस हद तक वैल्यू करते हैं। अच्छा, अब ये बताइए कि मैं बहुत अच्छा दिख रहा हूँ, मेरा पॉजिटिव एटीट्यूड भी है, मैं अपने प्रोडक्ट को भी समझता हूँ। अब जब मैं कस्टमर के पास जा रहा हूँ, 100 किस्म के लोगों से हमारी मुलाकात होती है। बहुत से हमसे रूड भी हो सकते हैं, बहुत से हो सकता है जिनके स्ट्रेट फॉरवर्ड ख़रीदना हो, बहुत से कस्टमर ऐसे निकलेंगे जो डिले करना चाहते हैं, और बहुत से टाइम पास मस्खरे इस किस्म के लोग बिल्कुल ऐसे। बहुत मिलते हैं कस्टमर साइकिल के अंदर। जैसे हम तो लीड जनरेट कर रहे होते हैं, हमें पता है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि टाइम पास के लिए बैठ के फेसबुक पे लीड्स ऐड कर रहे होते हैं। एटलीस्ट उसमें आप लोगों का काम हो जाता है, आपको विजिटर्स मिल जाते हैं। हाँ, विजिटर्स मिल जाते हैं, लेकिन गार्बेज लीड होती है, टेक्निकली हमारा बजट वेस्ट हो रहा होता है। सही। अब हमें पता कैसे चलेगा, सेल्स के अंदर जो बंदा एंटर कर रहा है उसको कैसे पता चलेगा कि कौन सा कस्टमर को कैसे क्लासिफाई करना है, किस कस्टमर को कैसे डील करना है? हमें कैसे पता चलेगा ये ग्राहक है, ये ग्राहक नहीं है? ये कैसे पता चलेगा? देखिए ये आपको वक्त के साथ साथ पता चलता है। ये चीज़ आप सामने वाले को सलाम करके, हेलो करके, फ़ोन पे बात करके, आप पहली मुलाकात में या पहली कॉल पर आप जज कर लेते हो। अगर आप एक अच्छे मार्केटर हो, आप एक अच्छे लीडर हो, एक अच्छे आपके अंदर स्किल्स हैं, एक्सपीरियंस होल्डर अगर आप हैं, तो आप इन चीज़ों को आराम से आप समझ सकते हो। अगर मैं आज कहूँ कि मैं 10-20 साल 15 साल में लगा चुका हूँ और आज मैं ये चीज़ जज कर लेता हूँ कि मैं फ़ोन करता हूँ, किसी सामने वाले से बात कर लेता हूँ, मुझे लगता है कि हाँ ये चीज़ मेरी यूज़ हो सकेगी या नहीं, ये जो मैं जिसके साथ अभी बात कर रहा हूँ, ये मेरी लीड मैच्योर है या नहीं, ये सामने वाला कस्टमर है या सिर्फ मेरा टाइम वेस्ट कर रहा है। अगर मैं इस चीज़ को कर सकता हूँ तो इसका मतलब है मेरे पास कोई एक्सपीरियंस है, उसके बिहाफ में मैं इस चीज़ को जज कर रहा हूँ। मेरी जो टीम है, जो मेरे साथ काम कर रही है, मेरे अंडर काम कर रही है, मेरे साथ काम कर रही है, हो सकता है वो इस चीज़ को जल्दी रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रही कि ये सामने वाला सिर्फ टाइम पास कर रहा है या इन्फॉर्मेशन सिर्फ कलेक्ट कर रहा है, या वाकई इसको चीज़ की ज़रूरत है, हमारे पास वो चीज़ है भी या नहीं। हम उसको 10 मरतबा फॉलोअप कर रहे हैं, 10 मरतबा कॉल कर रहे हैं और उसको टाइम वेस्ट कर रहे हैं। उसके बाद हर कॉल पे उसको 10 मिनट 5 मिनट हम ज़ाया कर रहे हैं। आखिर में हमें लगता है 10वीं कॉल पर हमें ये महसूस होता है कि यार इसको तो कुछ चाहिए नहीं, ये तो सिर्फ उसे अपनी नॉलेज बढ़ा रहा है, ये तो सिर्फ उसे प्रोडक्ट की नॉलेज ले रहा है हमसे, उसको और कुछ भी नहीं चाहिए। तो ये चीज़ मेरे हिसाब से रियलाइज़ आपको वक्त के साथ साथ ही होता है। अगर एक 4 दिन काम करने वाला बंदा, मेरे ख्याल से नहीं वो ये इस चीज़ को समझ सकेगा कि ये सामने वाला इस चीज़ की प्रोडक्ट की इसको ज़रूरत है भी या नहीं। ये आपको एक्सपीरियंस आपका बताता है। या आप अपने मैनेजर्स के साथ बैठते हैं, उनको बताते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, उनके साथ बैठते हैं, कम्युनिकेट करते हैं कि आज मेरे पास 10 लोग आए, 10 लोग में से मैंने 10 लोगों से ये बात की। उसमें फिर वो आपको बताया अच्छा उसने ये बात की, फिर वो उसमें 10 में से आपको निकाल के देता है कि यार ये जो पहला बंदा है इसमें कुछ दम लग रहा है मुझे, आप इसके ऊपर मेहनत करो, बाकी ये जो आपने बताया ये तो फारिग लग रहा है मुझे, इनके साथ आपको टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है। इनके साथ आप एक और कॉल करो और इसको कर्टेसा क्लोज करो, आपके भाई ये है भी या आपके पास इसको नहीं, इसकी ज़रूरत है इस चीज़ को। तो ये वक्त के साथ साथ आपको पता चलता है। अच्छा, सेल्स के अंदर एक प्रॉब्लम ये भी होती है, न सिर्फ फिज़िकल विजिट्स के अंदर, बल्कि जब आप सेल्स के अंदर ही कॉल कर रहे होते हैं, अक्सर आपने देखा होगा टेलीकॉलर्स आपको कॉल कर रहे होते हैं, और बहुत से लोग उस वक्त गुस्से में भी होते हैं। कहीं का गुस्सा कहीं निकल जाता है, किसी और चीज़ से फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, या वो स्कैम समझ रहे होते हैं, इन्फॉर्मेशन की कमी होती है, या गुस्सा निकालने का आजकल हमारे ना ऑडियंस में एक जुनून भी है। कुछ नहीं होता तो टेलीकॉलर को गाली देके ड्रॉप कर देते हैं। ड्रॉप कर देते हैं, आगे कर देते हैं। या फिर हमारी ऑडियंस को ना तो बोलना ही नहीं आता, सही सिंपली से नो नहीं चाहिए, ये कभी ताकि नहीं बोलती। ये चीज़ छोड़ दी जाए। और फिर सेल्स वाले भी फिर परेशान करते हैं बार बार कॉल करके। इस किस्म के केसेस में आप किस तरीके से हैंडल करते हैं? आपको
आपने मतलब कॉल की, अब आप मूड में बैठे हुए हैं कि आप प्रोडक्ट पिच करें, और अगला बंदा किसी और ही मूड में बैठा हुआ है, तो अब आप इस चीज़ को किस तरीके से टैकल करते हैं? ठीक है, इसमें मैं सबसे पहले तो जिनके पास कॉल्स जा रही होती हैं उन लोगों से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि भाई कभी भी उनको गाली ना दिया करें, कभी भी कॉल ड्रॉप ना किया करें, अच्छे तरीके से क्लोज कर दें। आप बता दें आप मीटिंग में हैं, आप बिजी हैं, इस वक्त बात नहीं कर सकते, या अभी इस चीज़ की वो ज़रूरत नहीं है, तो आपकी बात वहाँ पर ही ख़त्म हो जाती है, आप उसको वहाँ ख़त्म कर देते हैं। और दूसरे जो लोग कॉल्स कर रहे होते हैं, टेली कॉलर्स होते हैं हमारे, मैं उनसे भी इस चीज़ की गुजारिश करता हूँ कि वो हर बंदे को शुरू करते ही अपने प्रोडक्ट बेचना ना शुरू कर दें, पहले उससे टाइम लें, उससे पूछें कि वो इस वक्त अवेलेबल है भी, आपकी बात सुनने के मूड में है भी या नहीं। वो कोई बंदा अपनी बीवी से लड़ रहा है, झगड़ रहा है, घर में बैठा हुआ है, और आप उसको कॉल करके अपनी चीज़ बेचने लग गए, तो ऑब्वियसली वो अगर सब्र वाला नहीं है, बर्दाश्त वाला नहीं है, वो आपको गाली दे के बंद ही करेगा। हो सकता है पहली दूसरी कॉल पे वो आपको नहीं करे ऐसा, लेकिन आप कंटिन्यूसली उसको यही कॉल करे जा रहे हो, और उसके बाद फिर आपको सामने से यही हैंगअप कॉल ही मिलती है या शटअप कॉल ही मिलती है। तो आप ऐसे लोगों का टाइम ज़ाया ना करें, आप दूसरी कॉल करें। दूसरे लोगों कॉलर्स के लिए मैं समझता हूँ सबसे बेहतर ये है कि वो कॉल करके सामने वाले से टाइम लेके, सर आपका 1 मिनट मिल सकता है, 2 मिनट मिल सकता है, मैं आपसे बात करूँ, मैं इस कंपनी से हूँ, ये प्रोडक्ट की आपको नीड है या नहीं। अभी अगर नीड नहीं भी है तो मैं चाहती हूँ कि मैं आपके सिर्फ 30 सेकेंड ले लूँ, 30 सेकेंड में मैं आपको बता देती हूँ कि ये चीज़ मेरे पास है। अब फिर आपकी नीड नहीं भी तो आप क्लोज़ कर दीजिएगा, कोई इशू नहीं है। इसमें आपकी स्किल्स देखी जाती है, कॉलर्स की आपकी स्किल्स देखी जाती है, वो किस तरह से ऑडियंस को एंगेज करती है। मैं कहता हूँ कि हमारे कॉलर्स की भी ट्रेनिंग होना बहुत ज़रूरी है। बहुत, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, बहुत सारे कॉलर्स मुझे पर्सनली कॉल्स आती हैं, मैं उनकी बात सुनना चाहता हूँ। अगर उनका स्टार्ट अच्छा होता है तो मैं सुनना चाहता हूँ कि इनके पास क्या चीज़ है, क्या भला है ये मेरे पास, तो ये मुझे बेचना चाह रही है, ये क्या सर्विस है। अगर स्टार्ट ही अच्छा नहीं होता, अच्छे तरीके से वो मुझे लीड ही नहीं कर रही, ट्रीट ही नहीं कर रही, और एटीट्यूड उसका अच्छा नहीं है, बिहेवियर अच्छा नहीं है, या पीछे से शोर हो रहा है, शोर शराबे में बैठा हुआ मुझसे बात कर रहा है, तो मैं समझता हूँ वैसे ही है टाइम पास हो रहा है। इसके लिए प्रॉपर सेटअप होना भी ज़रूरी है। कॉलर के पास एक सेटअप होना ज़रूरी है कि वो बात करे, सामने वाले को रियलाइज़ हो कि हाँ अगर ये मुझसे मेरा कीमती वक्त ले रहा है तो वो अपना भी कीमती वक्त दे रहा है, ना कि वो ऐसा ये अपने मकान की छत पर खड़ा होकर मुझसे बात कर रहा है और हवाएं चल रही हैं, वहाँ पर बच्चों की शोर आ रहे हैं, फला फला। इसके लिए वो कुछ चीज़ें हैं जो बहुत मायने रखती हैं। अब मैं मिसाल के तौर पे फील करता हूँ कि सही है, सेल्स की जॉब मैं कर सकता हूँ, और मुझे लगता है कि हाँ सही है, मैं सेल्स की जॉब में चल सकता हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स सही हैं, मैंने बीकॉम या फिर बीबीए की डिग्री की हुई है, या फिर मैंने कोई भी और की हुई है। सेल्स तो मैं समझता हूँ हर किसी को आनी चाहिए, एक रॉ स्किल है। इसको मैं इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई जॉब कैसे हासिल करूँ, क्या फॉर्मेट होगा, और स्पेशली अगर मैं आईटी सेक्टर को टारगेट कर रहा हूँ तो किस तरीके से मैं टारगेट करूँगा? आप समझना चाहते हैं कि भाई कि आप किस तरह से जॉब हासिल करना चाह रहे हैं आईटी सेक्टर में, सेल्स के अंदर, यस। सेल्स के ज़रिए। जैसे मैंने कहा कि सेल्स की तो बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है पीपल के लिए कि भाई सेल्स की टीम हमेशा बड़ी होती है। उसमें आपको अप्लाई करने के लिए सबसे पहले एलिजिबल क्राइटेरिया जो है वो होना चाहिए कि आपने बीबीए किया हुआ है, बीएस किया हुआ है, ये होना चाहिए। और आजकल बगैर एक्सपीरियंस के आपको कोई कंपनी घास भी नहीं डालती यहाँ पर, ऐसा ही है। लेकिन मैं समझता हूँ कि फ्रेश को भी लेना चाहिए, वरना उनको एक्सपीरियंस कैसे मिलेगा। है सही। फ्रेश के लिए भी कुछ ना कुछ कोटा होना चाहिए, जैसे और दूसरे ज़माने में दूसरी चीज़ों के लिए कोटा सिस्टम आपने रखा है, तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से मेरी गुजारिश है कि भाई इसके लिए भी आप थोड़ा कोटा रखें, ताकि न्यू जनरेशन, न्यू लोग जो आना चाह रहे हैं इस इंडस्ट्री में, उनको भी मौका मिले। खैर, तो आपके पास कुछ ना कुछ पास्ट एक्सपीरियंस सेल्स का होना ज़रूरी है। आप चाहे आप फ्रीलांस काम करके भी आप बता सकते हैं कि मैं फ्रीलांस मैंने ये किया है, मैं अगर लोगो डिज़ाइन करता था, ग्राफिकल डिज़ाइनर था, मैं कोई सोशल मीडिया मैनेजर था, मैं ये काम किया करता था, लोगों के लिए एड्स बनाता था, एड्स चलाता था। तो ये भी एक तरीके से सेल्स ही है ना, अपनी सर्विस बेच रहे थे लोगों को। और आप इसके इस एक्सपीरियंस पे भी अप्लाई कर सकते हो आईटी इंडस्ट्री में कि आप, मेरे पास ये एक्सपीरियंस है। और फिर आप जिस भी इंडस्ट्री में जाते हो उसमें समझने के लिए आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, वो आपको गाइड कर रहे होते हैं कि मेरे पास फ़लाँ चीज़ है और इसकी ये क्वालिटीज़ हैं, और ये आई थिंक आपके पास बैकअप बैकग्राउंड सपोर्ट आपके पास ये होने चाहिए कि आपने एजुकेशनल आपकी उससे रिलेवेंट होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप इलेक्ट्रिकल के बंदे हो, आप मैकेनिकल के बंदे हो, ये सारी आपकी एक्सपर्टीज़ हैं, और फिर आप
आईटी सेल्स में आप आना चाह रहे हो, तो ये थोड़ा सा इन चीज़ों में आपका डिफरेंस हो जाए। ये क्वालिटीज़ आपकी जो एजुकेशनल है वो इस सेल से वाले होने चाहिए। तो फिर आप जब मार्केट में आते हो तो तजर्बा आपको मिल ही जाता है। आप किसी के साथ धक्के खा के भी मिलता है, किसी के साथ कुछ अच्छे लोग आपको साथ लगा भी लेते हैं। इस तरीके से आपको तजर्बा बहुत ज़रूरी है, उसके बिना आपको प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन तो कोई भी नहीं रख रही होती है आपका। इनिशियल आप सेल्स में क्या समझते हैं कि एंट्री लेवल पोजीशन पे क्या सैलरी मिलती होगी पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जब आप सेल्स की जॉब तलाश करते हैं? आप सेल्स की जॉब अगर आप तलाश कर रहे हैं तो यहाँ पर आजकल अगर हम करंट सिनेरियो की बात करें तो 32 हज़ार गवर्नमेंट ने फिक्स करी हुई कि ये होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये आईटी सेक्टर वाले लोगों को आप कुछ ज़्यादा इससे बेनिफिट देना चाहिए। मिनिमम 50 हज़ार तो आपको उसको आजकल के जो अखराजात हैं लोगों को देखने के हिसाब से, लोगों के खर्चों के हिसाब से तकरीबन 50 हज़ार मैं समझता हूँ ये तो आपको देना चाहिए लोगों को। 2-3 महीने आप दें, 2-3 महीने इन्वेस्ट करें, फिर वो आपका अपना एसेट ही है। अगर मैं कंपनी हूँ, अगर मैं किसी पर 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो बाद में वो मेरा अपना एसेट ही है। एम्प्लॉयज़ आपका एक एसेट ही होता है ना। अगर आपको एक अच्छा एम्प्लॉय मिल जाता है तो वो 50-60 हज़ार आपके कोई वैल्यू नहीं रखते, फिर आप वो लॉन्ग टर्म उसके साथ चलते हैं और वो आपका बिजनेस देता है। सेल्स का जो बंदा होता है वो आपको पहले पहले वो कमाता है अपने लिए, आपके लिए कमाता है सॉरी, फिर उसमें से आप उसको उसका हिस्सा दे रहे होते हो। तो मेरे हिसाब से आप इन्वेस्ट कर रहे होते हो एक अच्छा बंदा तैयार करने के लिए। सेल्स जॉब में यानी आप अगर मैं आज से जॉब अप्लाई करना शुरू करूँ आपकी नज़र में अभी मुझे कितने की से स्टार्टिंग मिलनी चाहिए जॉब? देखिए तजर्बा नहीं है और तजर्बे के साथ अगर आप कह रहे हैं तजर्बा नहीं है तो आपको लोग इसी तरह 30-35-40 हज़ार इसमें आपको हायर कर लेते हैं आपको कि चलें इस पर 3 महीने इन्वेस्ट करके देखते हैं। और सेल्स की फील्ड में सिर्फ आपको पता है कि सिर्फ आपकी बेसिक सैलरीज नहीं होती है, सैलरी के अलावा आपके इंसेंटिव्स होते हैं, आपके कमीशंस होते हैं, तो अच्छा बन जाता है शुरू में। सेल्स की फील्ड में आप देख लें किसी शख्स ने 3 साल इन्वेस्ट कर लिया अपनी ज़िंदगी के, 3 साल के बाद अगर वो एक एवरेज जॉब कर रहा है भले ही पाकिस्तान में बैठ के कर रहा हो या रिमोटली कर रहा हो, आपको क्या लगता है 3 साल का सेल्स एक्सपीरियंस बंदा अमूमी तौर पे अप्रॉक्स किस रेंज में लाई करेगा, क्या कमा रहा होगा? 3 साल उसको सेल्स का अच्छा तजुर्बा है और अच्छी प्रोफाइल है बंदे की। अच्छी प्रोफाइल है, 3 साल है, करंट सैलरीज के हिसाब से, इस हिसाब से जो महंगाई है आजकल, इस हिसाब से अगर हम बात करें तो तकरीबन मेरे हिसाब से लाख से ऊपर उसको कमाना चाहिए अगर उसकी 3 साल। बेसिक सैलरी लाख होनी चाहिए या फिर कमीशंस को ऐड करके आप ये बता रहे हैं? देखिए बेसिक की मैं बात कर रहा हूँ, कमीशन तो फिर उसकी अपनी मर्जी है, वो कितना काम करता है, कंपनी से उसको क्या टारगेट दिए हुआ है। मिनिमम मैं समझता हूँ कि तकरीबन लाख रुपए तो उसकी सैलरी होनी चाहिए जिसमें वो अपने सारे अखराजात, आना जाना, कन्वेंस, ये सब निकाले, अपने मोबाइल एक्सपेंस, गाड़ी के एक्सपेंस, ये सब निकालने के बाद मुश्किल से उसको कितना बच रहा होगा, 40-50-60 हज़ार ही बच रहा होगा। और फिर कमीशन तो आप रहने दें, वो एक बात की बात है, कमीशन एक अलग चीज़ है। लेकिन बेसिक 3 साल काम करने के बाद इस वक्त इस हिसाब से मार्केट में लाख रुपए मेरे हिसाब से उसकी तनख्वाह तो होनी चाहिए। और बाकी वो डिपेंड करता है कि वो किस इंडस्ट्री के लिए काम कर रहा है, वो लोकली काम कर रहा है या वो इंटरनेशनल लेवल पर काम कर रहा है। ऐसे ऐसे भी मैंने देखे हैं, यहाँ पर हैं कंपनीज जो स्टार्ट से ही 5-5 लाख 6-6 लाख महीना कमा रहे होते हैं यहाँ पर, और उनके इतने तजर्बे भी नहीं है 3-3 साल के, वो 2-4 महीने 6 महीने में वो इतने कमा रहे होते हैं। कॉल सेंटर्स देख लें आप, यहाँ पर बैठ के जो यूके यूएस के लिए काम कर रहे होते हैं, वो उनके सेल्समैन सेल्स एजेंट उनका बहुत अच्छा कमा रहे होते हैं, मैंने देखा है कुछ। अब अलग अलग टाइप है उनकी क्या बेच रहे होते हैं वो, लेकिन मैंने देखा है अच्छा कमा रहे होते हैं वो, 5-6 लाख आराम से कमाना कोई मसला नहीं है उनके लिए। तो ये भी आपको चूज़ करना है कि आप आईटी सेक्टर में हो और आप क्या प्रोडक्ट है आपकी, आप क्या बेच रहे हो, आप किस रीजन में आप काम कर रहे हो, आप लोकली काम कर रहे हो, आप इंटरनेशनल लेवल पर काम कर रहे हो। इंटरनेशनल लेवल पर आप जब काम करते हो तो मैं समझता हूँ आप अच्छा ग्रो करते हो, वो आपको अच्छा अर्निंग हो रही होती है, फिर आपकी सैलरीज भी डॉलर्स में हो रही होती है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप इस ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में रहो जो इंटरनेशनल लेवल पर भी काम कर रही हो, ताकि आपके पास एक्सपीरियंस भी आ रहा हो। आप जब यहाँ से जाते हो 6 महीने साल का एक्सपीरियंस लेके, तो आप एक अच्छे हैंडसम अमाउंट पे आप फिर जंप करोगे। अच्छा, सेल्स के अंदर फील्ड के अंदर अब हमने कदम रख लिया, हमने जॉब हासिल कर ली, अब हमने कमाना शुरू कर दिया। जब हम इनिशियली यंग एज में किसी भी कॉर्पोरेट इदारे में जाते हैं या काम करना शुरू करते हैं, हमें एक अलग ही एक्साइटमेंट होती है और इमोशनली हम चार्ज्ड होता है, इमोशनल होता है, फैसले करने में जल्दबाजी दिखाते हैं। लेकिन एक वक्त के बाद
कॉर्पोरेट में या किसी अच्छी जॉब इंडस्ट्री के अंदर आप देखते हैं कि लोगों के अंदर स्टेबिलिटी, एक तवाज़ो, एक ठहराव सा आ जाता है। आपके अंदर आपको क्या लगता है कि ये तवाज़ो, ठहराव कब से आया, कैसे आया, किस तरीके से आपने स्टेबिलिटी अटेन की, अपनी पर्सनैलिटी के अंदर स्टेबिलिटी? ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट तो इंसान की होती रहती है, ये तो किसी स्टेज पर आके आप, मैं नहीं समझता कि वो रुक जाती है। आप जब 1 साल काम करते हो तो आपकी पर्सनैलिटी में कुछ और होता है, जब आप 2 साल करते हो कुछ और चेंज आ जाता है, 10 साल करते हो कुछ और चेंज आ जाता है। तो ये वक्त के साथ साथ चेंज आपके पास आ रहा होता है। कुछ लोग बहुत जल्दी स्टेबल हो जाते हैं, बहुत जल्दी समझ जाते हैं, कुछ लोगों को टाइम लग जाता है ज़्यादा स्टेबिलिटी आने में, मैच्योर होने में। आपको 2 साल 3 साल तो मुझे लगता है कि लग जाते हैं इस सर से इस स्टेज पर पहुंचने के लिए कि हाँ अब आप एक अच्छा डिसीजन ले सकते हो। और कुछ कुछ इसमें आपकी कहते हैं जिम्मेदारियों का भी बहुत ज़्यादा इसमें रिफ्लेक्ट होता है कि अगर आप घर से आपके पास क्या जिम्मेदारीज़ हैं, आपकी पर्सनल लाइफ की आपके पास क्या जिम्मेदारी हैं, उसके बाद भी बंदा बहुत जल्दी मैच्योर हो जाता है। ज़रूरी नहीं है उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा वक्त दरकार हो। आपको अपनी ज़िंदगी, आपकी माशरती ज़िंदगी भी आपको बहुत कुछ सिखा रही होती है, उसके साथ साथ भी आप बहुत जल्दी स्टेबल हो जाते हो। अच्छा, सेल्स सेक्टर के अंदर रहते हुए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। सेल्स सेक्टर के अंदर रहते हुए अभी करंटली हमारे पाकिस्तान के अंदर इतनी इन्फ्लेशन चल रही है, लोग परेशान हैं। एक तो ये कि कस्टमर्स के क्या हालात हैं, अब लोगों को बेचना कितना आसान है या मुश्किल है, और साथ ही जब आपके करेंसी डिवैल्यू होने की वजह से मार्जिन्स श्रिंक हो रहे हैं, आप खुद कैसे अपना गुजारा कर रहे हैं इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए, आप खुद क्या इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर, कस्टमर्स को लेके भी और अपने आप को लेके भी, इन्फ्लेशन के हवाले से आप क्या करते हैं? तो इन्फ्लेशन बहुत बड़ा इम्पेक्ट है बिल्कुल आपकी लाइफ में। जब पहले आप कमाते थे मिसाल के तौर पर 50,000, उसमें आपने बजट वैसा बनाया हुआ था, अब वो 50,000 की वैल्यू वो डिवैल्यू हो गया है, वो समझ लिया 40,000 हो गया है। चीज़ें बहुत आसमान पर पहुंच गई हैं। अब इसका वाहिद हल यही है, चीज़ें तो कभी सस्ती होती नहीं है, आपको अपनी इनकम ही बढ़ानी है। इनकम बढ़ानी है, आपकी सोर्स ऑफ इनकम आपकी क्या है, आपने ये देखना है। अगर आप एक सैलरी के ऊपर अगर आप डिपेंडेंट हैं, जैसे सेल्स की फील्ड है, उसमें एटलीस्ट आपके पास ये मार्जिन होता है कि आपके कमीशन मिल जाता है आपको। अगर आप पहले 5 कस्टमर लाते थे तो आप 10 कस्टमर के ऊपर आप वर्क करें, एटलीस्ट आप 8 तो आपके पास आएंगे। तो 8 कस्टमर भी आते हैं तो आपका वहाँ से कवर हो जाता है। मैं भी अपने साथ सर्वाइव करने के लिए यही करता हूँ कि भाई ठीक है, मेरे अखराजात अगर इतने, पहले मैं 10 सेल्स करता था तो अब मैं 15 सेल्स कोशिश करता हूँ कि 15 करूँ मैं। अब 15 करने के लिए मुझे ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ती है, ज़्यादा तरीके से काम करना होता है, वक्त ज़्यादा देना पड़ता है। तो आपको इसमें फिर आपको वक्त ज़्यादा देना पड़ता है। वक्त ज़्यादा देने के लिए फिर आपको दूसरे आपके जो काम है वो उनके चैलेंजेस आपको फेस करने होंगे। उससे जो आपके फैमिली इश्यूज़ हैं या आपके पर्सनल आपका जो वक्त था जो आप अपने आप को बिल्ड करने में देते थे, फिर वो उसकी जगह आपको आप वर्क करने में आप लगा रहे हो। और अगर आप समझते हो कि इसी सैलरी में आपका गुजारा हो जाए तो सैलरी में गुजारा करना मुश्किल है, बहुत नामुमकिन है। तो कहूँगा हर बंदे को अपने सोर्स ऑफ इनकम डबल ट्रिपल करे, कुछ और तरीके भी अपने पास लाए। आजकल अगर सेल्स का बंदा तो उसके लिए कोई दूसरे काम करना कोई मुश्किल नहीं है। आजकल ऑनलाइन काम बहुत हो जाते हैं, आसानी से आप कर सकते हैं, कोई भी प्रोडक्ट आप बेच सकते हैं। अगर आपकी अपनी प्रोडक्ट नहीं भी है तो आप किसी और की प्रोडक्ट भी आप बेच सकते हैं। तो ये सब आप करके अपना गुजारा करें, और बाकी और किसी से कोई उम्मीद ये ना रखेंगे भाई सस्ताई हो जाएगी, आज फला की हुकूमत आ जाएगी तो फिर सस्ता हो जाएगा। सस्ता कुछ नहीं होना। आपने देखा है मुल्कों में महंगाई होती है तो फिर महंगाई ही होती है। आपने अपनी आमदनी बढ़ानी है, अपने खर्चे कंट्रोल करने हैं आप। अभी आईटी सेक्टर के अंदर जो आप प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, क्या इन्फ्लेशन की वजह से या रिसेंट पाकिस्तान के हालात की वजह से यहाँ पे एक्सपेंसेस के अंदर कोई फ़र्क आया, या लोगों के बिहेवियर के अंदर, एटीट्यूड के अंदर परचेस करने में कोई फ़र्क आया? आपको लगता है आप सेल्स महंगाई की वजह से कम हो रही हैं, या फिर आईटी सेक्टर में ज़्यादा अभी भी पैसा खर्च हो रहा है, रेवेन्यू ज़्यादा ही है? क्या आप करंट लैंडस्केप चल रहा है? देखिए बिल्कुल फ़र्क तो आएगा, परचेजिंग पावर लोगों की डाउन हो जाती है जब करेंसी आपकी डिवैल्यू हो गई। इतनी इनकम है नहीं, अब खर्च करते हुए आप भी 10 बार सोचें कि एक बिजनेसमैन अगर एक एक कंप्यूटर अगर उसको लगाना है, पहले वो लाख रुपए वाला कंप्यूटर लगा लेता था आसानी से। अब वो समझता है कि मैं 70,000 वाला लगाऊं तो अगर 4 कंप्यूटर की जगह मैं अब 2 कंप्यूटर में गुजारा करूं, तो इस तरीके से वो कॉस्ट कटिंग कर रहा होता है। हर किसी को कॉस्ट कटिंग करके ही अपना बजट लेकर आना पड़ता है। तो बिल्कुल हमारे पास भी कस्टमर कम हुए हैं, ऐसा नहीं है कि कस्टमर कम नहीं हो गए मार्केट में। पहले 10 लोग सिस्टम की तरफ आते थे, अब 10 की जगह 7 लोग सिस्टम की तरफ आ रहे हैं। तो ये इम्पैक्ट बिल्कुल आपको देखना पड़ेगा, फेस करना पड़ेगा। अब जो इसमें
या तो आप कोई और तरीका इस्तेमाल करो, जैसा मैंने कहा कि आप अपनी फील्ड दूसरी भी रखो, आप दूसरी सोर्स भी रखो। अगर यहाँ से आपको 7 कस्टमर मिलते हैं तो आप दूसरे जगह आप 10 कस्टमर लेकर आओ, वहाँ से अपना गुजारा करो। ऑब्वियसली कस्टमर तो आपके पास कम होना ही है अगर मार्केट इस तरीके की श्रिंक हो रही है। या आप दूसरी मार्केट टारगेट करो, आप आईटी सेक्टर में हो। अगर आपको लगता है पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं और बाकी ऐसे हैं कि यहाँ पर अब इतने सेल्स नहीं आप कर पा रहे, इंटरनेशनल मार्केट आपके पास खुली है, आप वहाँ अप्रोच करो, वहाँ कॉन्टैक्ट करो, वहाँ अपनी प्रोडक्ट पिच करो, वहाँ के कस्टमर को आप सर्विस दो या प्रोडक्ट बेचो। आजकल मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हैं, आप उस पर काम कर सकते हो। आप अपना कोई प्लेटफॉर्म बनाकर उस पर भी काम कर सकते हो। पाकिस्तान में रह के आप कैसे क्या समझते हैं, आप प्रोडक्ट बाहर के ममालिक को कैसे बेच सकते हैं? ऑनलाइन जाके भी क्या प्रोसेस होगा? अगर आपका एक प्रोडक्ट है जो कि बिक रहा है, मिसाल के तौर पे एक पेन है जो कि किसी स्पेशल इंक से चलता है और वो इंक चमकती है, ऐसा एक आपके पास प्रोडक्ट है। पहले पाकिस्तान में बहुत चल रहा था, लेकिन अब ऐसे प्रोडक्ट को लोग लग्जरी मानने लग गए हैं, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि भाई पेंसिल से हमारा काम चल जाएगा तो हम ये वाला पेन क्यों ख़रीदें। आप ऐसे प्रोडक्ट को आपने ऑनलाइन जाके बेचना है या इंटरनेशनल मार्केट में करना है, इंट्रोड्यूस करना है, कैसे करेंगे ये आप? देखिए, इसके लिए तो आपको पता ही है, आपके पास डिजिटल एजेंसीज है जो आपकी प्रोडक्ट को प्रमोट कर रही होती है। आपको उनकी ऐप लेनी है। हर किसी का सेक्टर अलग अलग है। आपकी एक्सपर्टीज़ या मेरी एक्सपर्टीज़ सेल्स में, तो मैं वो कर रहा होता हूँ। बाकी जिन लोगों की एक्सपर्टीज़ जिस काम में है वो कर रहे होता है। आपने कहा कि एक प्रोडक्ट को मार्केट करता है तो उसको मार्केट करने की पूरा प्लान होता है कि आपको किस इंडस्ट्री का क्या प्रोडक्ट है आप और किस रीजन में आप मार्केट कर रहे हैं, उस रीजन में आपके कॉम्पिटिटर की है भी या नहीं, वो प्रोडक्ट जो आप लेकर आ रहे हैं वो वाकई वहाँ पर सर्वाइव कर सकेगी या नहीं कर सकेगी, और वहाँ पर उसकी रिक्वायरमेंट इतनी है भी या नहीं। सब चीज़ें एनालिसिस करने के बाद ही आप एक प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं। आपने मार्केट समझ ली कि वाकई वहाँ पर रिक्वायरमेंट है। कोई एक पेन है, मिसाल के तौर पर गिफ्ट पेन है, वो $100 का मिलता था यूएस में। आपने उसी क्वालिटी का पेन आपने किया या उससे अच्छी क्वालिटी का किया, आप यहाँ से आपको $50 का दे रहे हो। वहाँ पर $50 का दे रहे हो तो कस्टमर भी ये समझेगा कि ये क्यों दे रहे हो। तो आपने पहले कस्टमर को समझाना है, एजुकेट करना है कि ये चीज़ वही है, कोई क्वालिटी नहीं है गिरी है, लेकिन मैं अपनी जेब से या अपना प्रॉफिट मार्जिन कम करके मैं आपको अच्छी प्रोडक्ट दे रहा हूँ, तो कस्टमर आपके पास आएगा। ये सारी इस तरह की सेल्स कैंपेन आपने रन करके, मार्केटिंग कैंपेन आपने रन करके और कस्टमर को कैच करना है। उसके बाद ही आप अपने प्रोडक्ट वहाँ पर लॉन्च कर सकते हो। करते हैं यहाँ के लोग, आप देखें बहुत सारे लोगों को मैं पर्सनली जानता हूँ जो अपने प्रोडक्ट यहाँ पर बेचने के बावजूद वो इंटरनेशनल भी बेच रहे हैं, यूएस में बेच रहे हैं, कनाडा में बेच रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में बेच रहे हैं, गल्फ़ कंट्रीज़ में बेच रहे हैं। तो सर्विसेज भी आप अपनी बेच सकते हो, अपने प्रोडक्ट भी बेच सकते हो, आपको बेचना आना चाहिए। तो भाई ये थे अवैस मसूद साहब, जो कि आईटी सेक्टर में पिछले 10 साल से सर्व कर रहे हैं। इनको यहाँ पे बुलाने का या इस वीडियो के अंदर इनके एक्सपीरियंस को डिस्कस करने का मेन मकसद ये था। सेल्स एक बहुत क्रूशल स्किल है, ना सिर्फ उसके लिए जो कि सेल्स में एंटर करना चाहता है या सेल्समैन बनना चाहता है, बल्कि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग भी सीख रहे हैं ना, तो सेल्स को समझना हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना कि किस तरीके से डेवलपमेंट विंग काम करता है, ये भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आईटी सेक्टर के अंदर जब आप काम कर रहे हैं और आपस में आप एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर सकते, तो बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी आपको। बीइंग अ डिजिटल मार्केटर भी आपको सेल्स समझना आनी चाहिए। और जो लोग खुद सेल्स के अंदर एज अ सेल्समैन एंटर करना चाहते हैं, मैं समझता हूँ उनके लिए इसके अंदर बहुत सी इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स थे जो कि उनको समझने चाहिए। वेदर और नॉट उनके अंदर वो क्वालिटीज़ पाई जाती हैं कि नहीं, वो अपनी लाइफ के अंदर, करियर के अंदर स्टार्ट ले चुके हैं, अब उनको क्या करना चाहिए। इस हवाले से बहुत सी चीज़ें हमने इनसे डिस्कस करी हैं। इनका मैं लिंक्डइन प्रोफाइल यहाँ पे नीचे अटैच कर दूंगा, तो आप अगर इनसे सेल्स ओरिएंटेड कोई ट्रेनिंग हासिल करना चाहते हैं या कोई कंपनीज अप्रोच करना चाहती हैं फॉर कंसल्टेशन अपनी सेल्स टीम को ट्रेन कराने के हवाले से, तो वो भी इनको यहाँ से अप्रोच कर सकती हैं। चलें, अपना बहुत ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।